हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल करियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अशफाक। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के क्वेश्चन को जो 2022 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होगा और आप उसका आंसर देके आप अपने अंदर कितनी तैयारियां हैं उसको आप जान सकते हैं कि जो भी तैयारियां आप कर रहे हैं आपकी तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो यानी इस तरह का जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा या जो भी क्लास किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका गोल, दूसरा आपका सीधा, तीसरा आपका टेढ़ी, चौथा आपका सभी। तो प्रकाश जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आखिर तक देखिएगा। एक्सरसाइज 1 से इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, ध्यान देंगे 10 के पावर 8 लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड किस में होता है? आपका ऑप्शन है पानी में, ऑप्शन दूसरा आपका कांच में, तीसरा आपका हवा में, चौथा आपका तेल में। तो ये जो आपका होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड वो आपका होता है पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया आपका प्रकाश पुंज, लेंस, किरण या तारे। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आत्मदीप्त पदार्थ है यानी निम्न में कौन आत्मदीप्त पदार्थ है? ऑप्शन आपका दिया गया है सूर्य है, तारे, बल्ब, इनमें सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें सभी। आत्मदीप्त जो कहा जाता है जिससे खुद का प्रकाश निकलता है उसे हम लोग आत्मदीप्त कहते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन ऐसा है जिसमें खुद की प्रकाश होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से है, जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें सभी। ध्यान देंगे जिससे प्रकाश पार नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, इससे प्रकाश आर पार नहीं होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे सोना का, लोहा का, चांदी का और शीशा का। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चांदी का। यानी चारों ऑप्शन में कौन प्रकाश को अच्छे से परावर्तन कर देता है तो उसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका चांदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरह से है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके लिए भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम और 4 नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इस क्लास में एक्सरसाइज 1 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अगर आपको याद हो जाता है एक्सरसाइज 1 में। आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन इस तरह से है, आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपतन कोण किस कोण के लिए बराबर होता है? ऑप्शन है निम्न कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, सभी के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से है, किस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है? यानी कौन सा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवतल, उत्तल, समतल, सभी का। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, इसका सिंबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। बाहर से क्या होता है, इसमें पेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है परावर्तक सतह, परावर्तन कहां से होता है, यहां से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो सतह है वो क्या धसा हुआ है, तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धसी होती है। और उत्तल का क्या होता है, उभरा हुआ होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन आपका है काल्पनिक, बिल्कुल सही बात है कि काल्पनिक बनता है। दूसरा है सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, ये भी सही है। वस्तु से छोटा, आपका ये भी सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, सभी। तो यहाँ पे सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का इस तरह से कहता है, दर्पण सूत्र है। यानी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो दर्पण सूत्र होगा उसको आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? यानी कि कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा बनता है? ध्यान रखिएगा, हमेशा बनता है। वैसे अवतल में भी बराबर बनता है, लेकिन हमेशा जब लगेगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। वैसे अवतल में भी बराबर होता है एक कंडीशन में, लेकिन हमेशा जब रहेगा उसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा समतल दर्पण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, यहाँ पे गोलीय दर्पण की क्या मालूम है हमें, त्रिज्या मालूम है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्लास में भी हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखलाए थे। फोकस दूरी यानी कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है r/2। क्या होता है, r/2। और यहाँ पे फोकस दूरी निकालनी है, त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या कितना आपका 20 है, तो 20 बटा कितना जाएगा आपका 2, और 2 से भाग किया तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से है, अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान देंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग 6 स्थान पर रखे थे, उसमें से आपका एक स्थान ऐसा था जहां वस्तु को रखने पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना था। तो वह कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फोकस पर, पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका वक्रता केंद्र पर, तीसरा ध्रुव और फोकस के बीच, चौथा है सभी। यानी कि तीनों ऑप्शन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ध्रुव और फोकस के बीच, जिसको हम लोग P और F के बीच कहेंगे। किसके बीच? P और F के बीच कहेंगे, पोल और फोकस के बीच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरह से है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? हमें यहाँ पे प्रतिबिंब पूछा गया, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 2, उसके बाद है 4, 6 और कितना है 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से है, हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सूक्ष्मदर्शी का या अवतल दर्पण। तो हजामत यानी कि सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी दिखाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस तरह से है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? साइड मिरर यानी कि ड्राइवर के किनारे में होता है वो, जिससे ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ी का पता लगाता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें सभी का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरह से है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? घरों में जो हम लोग उपयोग करते हैं सोलर कुकर, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका अवतल दर्पण। जो आपका पहला चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे होंगे उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा और खूब अच्छे से याद हो जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव को रटेंगे नहीं, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वो हमें ध्यान में हो, वो अगर हमें याद हो, तो ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद याद हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस तरह से है, आवर्धन का मात्रक क्या होता है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मीटर, एम्पियर, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहां पे जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब वैसे भी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आपका इस तरह से है, गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा होता है। अग्रदीप यानी कि सामने वाला जो शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या सभी दर्पण होते हैं। तो यहां जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो यहां ध्यान रखेंगे, गाड़ी के जब साइड मिरर में पूछा जाएगा उत्तल दर्पण आंसर होगा, गाड़ी का जब अग्रदीप सामने वाला शीशा पूछा जाएगा तो वो जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस तरह से है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिसारी दर्पण। क्या हो जाएगा आपका अभिसारी दर्पण के नाम से भी अवतल दर्पण को जाना जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह से है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। 4 ऑप्शन यहां भी दिए गए हैं, दुगुनी होती है या 4 गुनी होती है या 3 गुनी होती है या आधी होती है। अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, वो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो इससे आंसर निकल जाएगा। आप फॉर्मूला इस तरह से लिखे थे, F बराबर R/2। क्या लिखे थे? F बराबर R/2। तो ये जो फोकस दूरी जो है हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आधा। अगर वक्रता त्रिज्या 20 होगा तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इस तरह से है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निम्न कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम में होता है। यानी हम लोग पढ़े थे, ये आपका कोई समतल दर्पण था, यहाँ पे हम लोग प्रकाश ले गए थे, यहां से रिटर्निंग हो गया था, ये आपका अभिलंब था। और यहां जो कोण बनता है इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस तरह से है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 है। कितना? फोकस दूरी 10 है। तो उसकी क्या पूछा गया है? त्रिज्या पूछा गया है, आर का वैल्यू पूछा गया है। तो जैसे ही आर का वैल्यू निकालिएगा तो त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी होती है। तो यहाँ पे 10 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस तरह से है, उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान देंगे यहाँ पे, उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक, क्या यहाँ पे लिखा है? पहला काल्पनिक, काल्पनिक तो बनता ही है, ये आपका सही है। उसके बाद क्या आपका? ध्यान देंगे यहाँ पे, काल्पनिक ये आपका क्या सही है, उल्टा ये आपका गलत है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, बड़ा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। वास्तविक, ये भी आपका गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। यहां पे 26 में कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? ध्यान देंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखेंगे कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। यहां पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य फोकस पर, ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर और अनंत पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर। ध्यान देंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। सबका वीडियो अपलोड है टॉपिक वाइज, आप उसको देख के खूब अच्छे से और समझ सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन इस तरह से कहता है, किस कारण पानी में रखी छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी कि 4 ऑप्शन यहां भी दिए गए हैं, परावर्तन के कारण, या परिकीर्णन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या सभी के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन इस तरह से है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2.42, 2.9, 5.5, 8.1। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2.42। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका इस तरह से कहता है, जिस लेंस के बीच का भाग पतला होता है उसे क्या कहते हैं। यहां पे ऑप्शन दिया गया है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या सभी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पतला लेंस जो बनाते हैं हम लोग वो कैसा बनता है, बीच का भाग पतला ऐसा बनता है। ध्यान देंगे, यहां देखिएगा तो बीच का भाग आपको कैसा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, किनारे का भाग क्या दिख रहा है आपको, मोटा दिख रहा है। तो ऐसे लेंस का नाम क्या होता है, तो आपका होता है अवतल लेंस होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस तरह से है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का जो पावर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, डायोप्टर, या मीटर। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 इस तरह से कहता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। यानी कि फोकस दूरी जो होगा उत्तल लेंस का वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा धनात्मक। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका इस तरह से कहता है, किसी लेंस की क्षमता -5D है, तो यह कौन सा लेंस होगा। यहां ध्यान देंगे, यहां कौन सा लेंस होगा वो डिपेंड करता है किस पे, ये अंक पे। अंक को ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ आपका -5D, मतलब -5 डायोप्टर। अगर माइनस लग जाता हो कौन सा लेंस होगा आपका, वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है, प्लस में होती है, यानी कि धनात्मक होती है। यहां पे क्या आपका माइनस में है, यानी कौन सा लेंस होगा, ये आपका अवतल लेंस होगा। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, आखिर तक देखिएगा ताकि सब क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका कहता है, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। अब यहां पे हमें पावर निकालना है। तो ध्यान देंगे, जब पावर निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो आपको सेंटीमीटर में दिख रहा है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां जो एफ का मान जो है वो किसमें आपका 25, कितना है 25 सेंटीमीटर है। इसको जब आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो मीटर में आ जाएगा आपका, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा तो हो जाएगा 0.25, कितना जाएगा 0.25 हो जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, इसका हम यहाँ पे इसको जब पावर निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। क्या होता है 1/F, यानी कि 1 बटा में आपका हो जाएगा 0.25, यानी यहां दशमलव देकर डबल जीरो दीजिएगा, 25 चौक 100, यानी कि इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 4 डायोप्टर। क्या निकल गया आपका 4 डायोप्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका इस तरह से कहता है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, यहां पूछा गया किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का अर्थ माइनस, धनात्मक का अर्थ होता है आपका प्लस। पावर भी फोकस दूरी पे ही डिपेंड करता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन इस तरह से कहता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है। यह जो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़े हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जो जाती है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका
अभिलंब की ओर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिलंब की ओर। इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि आपका पानी है, यानी कि अलग माध्यम है, पानी का माध्यम है, इसके ऊपर एक यानी कि यहां से हम लोग प्रकाश लाते हैं, तो ये प्रकाश को ऐसे आना था, लेकिन प्रकाश क्या होता है, यहां से ऐसे मुड़ जाता है। यहां पे हम लोग ऐसे अभिलंब डाले थे, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह सब बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आप जो भी क्वेश्चन सही बनाए होंगे कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपका 35 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। उम्मीद करते हैं आपका 35 में 35 क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि क्लास 10 की जो भी पढ़ाई होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।